नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 22 नवंबर 2025 और हम शुरू करने वाले हैं देश, दुनिया और हमर छत्तीसगढ़ से जुड़े करंट अफेयर के 10 सवाल। अब से एक नवाचार आपके लिए ये ला रहा हूँ कि यदि किसी सवाल पर मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है तो उसका भी आंसर मैं लिख के आपको दूंगा। और ये कहाँ दूंगा? पीडीएफ में दूंगा। कब दूंगा? हफ्ते में एक बार, वीकली रविवार को दूंगा, मतलब आपको कल मिलेगा। तो आइए जानते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में खबरों में रहा रतन महल सुस्त भालू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी राजस्थान। सही जवाब होगा इसका गुजरात राज्य में जो है रतन महल सुस्त भालू अभ्यारण्य स्थित है ना। अब इसकी स्थापना या यह जो अभ्यारण्य है वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित हुआ ये जान लेते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया? तो ये जो है 1982 में वन्यजीव अभ्यारण्य जो है घोषित हुआ है ना। अब छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कौन सा है? तमोर पिंगला है। तमोर पिंगला सूरजपुर। सबसे छोटा बादलखोल है। बादलखोल है। सबसे पुराना है सीता नदी। सबसे नया है भोरमदेव। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं अचानकमार में। सर्वाधिक मोर कहाँ पाए जाते हैं? उदंती में पाए जाते हैं। सर्वाधिक सांप कहाँ पाए जाते हैं? बारनवापारा में पाया जाता है। बारनवापारा में। सर्वाधिक सोन कुत्ता कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक सोन कुत्ता गोमर्दा में पाया जाता है। गोमर्दा में। अब भालू है तो भालू से रिलेटेड थोड़ा सा जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सफ़ेद भालू कहाँ पाए जाते हैं? सफ़ेद भालू मरवाही के जंगलों में पाए जाते हैं। सफ़ेद भालू मरवाही के जंगलों में। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने जान लिया संबंधित सवाल से। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के संबंध में विचार कीजिए। पहला कथन कहता है इस योजना का मुख्य फोकस बस्तर सरगुजा पर है। बस संचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम वर्ष में 26 रुपये प्रति किलोमीटर की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तीसरा कथन कहता है बस संचालकों को मासिक कर से 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है या सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2 और या ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों को। ये जो मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना है आपके लिए मेंस सीजीपीएससी मेंस पेपर 5 और पेपर 7 के लिए रिलेवेंट हो सकता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण अंचलों विशेष तौर पे बस्तर और सरगुजा में जो है सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और ये ग्रामीण लोगों के लिए जो है मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए एक साधन प्रदान करेगी। क्या साधन प्रदान करेगी? बस का साधन प्रदान करेगी, है ना। कौन करेगा? छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। और इसमें वित्तीय प्रावधान क्या क्या है? तो इसमें जो है मासिक जो टैक्स लगता है रोड टैक्स, उसमें 3 वर्ष की पूर्ण छूट दी जाएगी। किसको दी जाएगी? बस संचालक को दी जाएगी। सब्सिडी के तहत पहले साल में प्रथम वर्ष में 26 रुपये, दूसरे वर्ष में 24 रुपये और तीसरे साल में 22 रुपये की छूट जो है दी जाएगी। ठीक है। और लक्ष्य क्या रखा गया है इसके तहत लक्ष्य रखा गया है 100 बसों का संचालन इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा 2025
25-26 में किया जाएगा, है ना। और परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री हैं केदार कश्यप। उद्घाटन किसने किया है? सीएम साय ने किया है। अगला सवाल जान लेते हैं। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान के लिए स्वदेशी विकसित यान का नाम क्या है? गगन 6000, ऑप्शन बी सागर 6000, ऑप्शन सी मत्स्य 6000 या ऑप्शन डी वरुण 6000। आइए जानते हैं समुद्रयान मिशन के बारे में। समुद्रयान मिशन ये आपके लिए पेपर 4 पार्ट 2 के लिए उपयोगी सवाल हो सकता है। आइए जानते हैं समुद्रयान मिशन क्या है। समुद्रयान मिशन जो है भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। और ये किसके द्वारा लाया गया? ये लाया गया है पृथ्वी मंत्रालय द्वारा। और पृथ्वी मंत्रालय द्वारा एक पहल शुरू किया गया है और उस पहल का नाम क्या है? डीप ओशन मिशन पहल के तहत जो है ये मिशन लाया गया है ना, डीप ओशन मिशन पहल के तहत। और क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? क्रियान्वयन एजेंसी है NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, है ना। NIOT कहाँ है? NIOT है चेन्नई में। तकनीकी क्या क्या इसमें यूज होंगे? तकनीकी के टेक्नोलॉजी के तहत जो है ये वाहन यूज होगा। वाहन का नाम मत्स्य 6000 है और ये समुद्र के नीचे जाएगा। इसके संपर्क में एक वेसल रहेगा जो समुद्र के ऊपरी सतह पर रहेगा, है ना। अब ये जो मत्स्य 6000 है कितने लोगों को लेकर जाएगी? तो 3 लोगों को लेकर जाएगी। कितने गहराई तक लेकर जाएगी? 6000 मीटर की गहराई तक लेकर जाएगी। गति इसकी क्या होगी? 30 मीटर प्रति मिनट होगी, है ना। अब अभी प्रारंभिक में 500 मीटर समुद्र की गहराई तक जाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में घटना हुई कि टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए ऐसा ही एक यान जो है समुद्र के नीचे गया था, है ना। अब समुद्र के नीचे चूंकि पानी का दबाव बहुत अधिक होता है तो बहुत ज़्यादा दबाव के कारण उस यान में विस्फोट हो गया, जिससे सभी ये जितने भी लोग मौजूद हैं उन लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव समुद्र के अंदर होता है। इसीलिए इस वाहन कहना चाहिए कि इस मत्स्य 6000 में किसका उपयोग किया गया है? टाइटेनियम मिश्र धातु का उपयोग जो है किया गया है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इस मिशन का? दुर्लभ खनिज जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, गैस हाइड्रोजन, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड की खोज आदि जो है इस मिशन का उद्देश्य है। और इस मिशन के सफल होने से जो है भारत एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। एलीट क्लब क्या है? एलीट क्लब में कहने का तात्पर्य है कि अभी वर्तमान में पूरे विश्व में अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस और जापान देशी क्या बोलना चाहिए कि महासागरीय खोज के मामले में अग्रणीय देश हैं और इसमें शामिल हो जाएगा यदि यह मिशन सफल होता है तो। इसके अलावा भारत की नीली अर्थव्यवस्था और संसाधन सुरक्षा को बढ़ावा जो है ये मिशन देगी, ब्लू इकोनॉमी को। और मत्स्य 6000 इंडिजीनियसली जो है बनाया गया है, भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत को जो है प्रमोट करेगी यदि यह मिशन जो है सफल हो जाता है तो।
निष्कर्ष क्या रहेगा इसका? जिस प्रकार गगनयान अंतरिक्ष में भारत की पहुंच बढ़ा रहा है, उसी प्रकार समुद्रयान भारत में महासागर में छिपे रहस्यों को उजागर करेगा। वर्ष 2027 तक प्रस्तावित यह मिशन भारत को वैज्ञानिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। आइए जानते हैं अगले सवाल को। हाल ही में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के किस एजेंसी को स्टार एसडीए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए CSPDCL, ऑप्शन बी क्रेडा, ऑप्शन सी वन विभाग या ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण मंडल। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी क्रेडा। आइए जानते हैं क्रेडा के बारे में। क्रेडा अर्थात छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर काम करती है। पुरस्कार क्या मिला? स्टार एसडीए अवार्ड। किसने दिया? तो सिम ने दिया। सिम क्या है? सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर, है ना। किस लिए दिया गया? पीएटी के लिए दिया गया। पीएटी क्या है? परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया। अब उपलब्धि क्या रही? उपलब्धि भाई कुछ रही होगी तभी तो दिया होगा। तो क्रेडा की उपलब्धि जान लेते हैं। 2.2 मिलियन टन इक्विवेलेंट आयल इक्विवेलेंट ऊर्जा की बचत की है। आयल जितना जल जाता 2.2 मिलियन टन, उतनी ऊर्जा की बचत जो है किससे की है? रिन्यूएबल एनर्जी से की है। 6.67 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी, क्योंकि तेल जलेगा तो कार्बन निकलेगा, है ना, और रिन्यूएबल एनर्जी से कार्बन तो निकलता नहीं है। तो कितना कार्बन जलने से बचाया है, उत्सर्जन से बचाया है? 6.67 मिलियन टन, है ना। अब इसके तहत जो व्यक्तिगत पुरस्कार भी मिला है, किसको मिला है? क्रेडा के सीईओ को मिला है। क्रेडा के सीईओ को मिला है। क्रेडा के सीईओ कौन है? क्रेडा के सीईओ कौन है? तो क्रेडा के सीईओ हैं राजेश सिंह राणा। राजेश सिंह राणा को मिला है। राजेश सिंह राणा को मिला है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। समारोह का नाम क्या था? 10th नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट समारोह, 10वां नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट समारोह, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ किसने लिया? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी प्रशांत किशोर, ऑप्शन सी लालू यादव, ऑप्शन डी तेजस्वी यादव। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए नीतीश कुमार ने लिया है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों को। ये सवाल आपको लग रहा होगा कि एक इतना सरल सवाल तो नहीं पूछा जा सकता। जी हाँ, मैं मानता हूँ इतना सरल सवाल जो है नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इससे जुड़े कुछ और सवाल बनते हैं, उनको परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 164(1) अनुच्छेद 164(1) क्या बताता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब एक टर्म और आता है नीतीश कुमार के मामले में। चूंकि नीतीश कुमार पार्टी बदलने के चलते बिहार में अभी तक सीएम बने हुए हैं, है ना, जहां ज़्यादा बहुमत हुआ उस तरफ उनका झुकाव रहा है। तो झुकाव रहा है मतलब एक टर्म है दल बदल विरोधी कानून। यदि नेता लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी बटन जैसे स्विच करने लगे, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, तो क्या है कि राजनीति की प्रासंगिकता जो है खत्म हो जाएगी। लोगों का राजनीति से भरोसा उड़ जाएगा और जो समाज कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आ ही नहीं पाएंगी, है ना। इसीलिए राजनीति की स्थिरता के लिए जो है दल विरोधी कानून जो है लाया गया। कब लाया गया? 52वें संविधान
संशोधन के तहत लाया गया। 92वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था, है ना। इसका उद्देश्य क्या था? आयाराम और गयाराम की संस्कृति को, आयाराम गयाराम की संस्कृति को खत्म करना। अर्थात इसमें किसी भी पार्टी के नेता पार्टी तुरंत स्विच ना करें, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो है दल बदल ना करें, इसके रोकथाम के लिए जो है ये लाया गया। और इसी को कहते हैं आयाराम गयाराम। गयाराम एक विधायक हुए हरियाणा के, जिन्होंने शायद तक 2 ही दिन में 10 पार्टी तो नहीं होगा, लेकिन 8-10 बार ऐसे कुछ चेंज किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आयाराम गयाराम, है ना। और ये जो दल बदल विरोध कानून है, कहाँ शामिल है? 10वीं अनुसूची में जो है यह शामिल है, 10वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। अब किसी भी सदस्य के कहना चाहिए कि किसी भी सदस्य को बर्खास्त करने का अधिकार या फिर ये बताने का अधिकार कि इसकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में कौन निर्णय लेगा? तो सदन का स्पीकर इस पर निर्णय लेगा, सदन का स्पीकर निर्णय लेगा, है ना। सदन का स्पीकर या अध्यक्ष इस पर निर्णय लेगा कि सदस्य की सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी। अगला सवाल जानते हैं, हाल ही में किस संगठन ने एशियाई हाथियों के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व के लिए नई पहल शुरू की है? ऑप्शन ए भारतीय वन्यजीव संस्थान, ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ऑप्शन सी नीति आयोग, या ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट इनटेक। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी इनटेक। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य, इनटेक के बारे में जानते हैं। इनटेक की स्थापना जो है, इनटेक की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली इसका जो है हेडक्वार्टर है। ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके संस्थापक सदस्य जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, है ना। विशेष उपलब्धि क्या है इस एनजीओ की? तो ये इस एनजीओ को जो है, एनजीओ को यूएन इकोसॉक का विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। किसको प्राप्त है? इनटेक को प्राप्त है ना, प्राप्त है। अब हाथी संरक्षण की बात आई तो छत्तीसगढ़ से के परिप्रेक्ष्य में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी अभ्यारण्य, हाथियों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष पहल या प्रयास है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरबा, रायगढ़ और सूरजपुर जिलों के वन क्षेत्रों को मिलाकर लेमरू हाथी रिजर्व बनाया है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है मानव हाथी संघर्ष को रोकना है, क्योंकि हाथी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान करते हैं फसलों का, और उससे क्या है, मानव प्रयास करता है कि करंट का तार लगा दे, और जो भी नुकसान पहुंचाने के लिए, हाथियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी वो गलत उपाय अपनाता है, तो उस मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए जो है लेमरू हाथी अभ्यारण्य का जो है निर्माण किया गया है, ताकि हाथियों के संरक्षण के लिए एक कदम और प्रयास किए जा सके। अगला सवाल जानते हैं, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? स्वर्ण लिखना भूल गए यहाँ पे। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 6। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9 पदक जीते हैं। आइए जानते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के बारे में। कहाँ हुआ? नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? इसके बारे में जान लेते हैं। टोटल 20 मेडल जीते हैं भारत ने, 20 पदक जीते हैं, जिनमें से 9 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे,
और 5 ब्रॉन्ज थे। 5 ब्रॉन्ज थे, ठीक है, इतना जान लिया। अब इसमें एक खास रिकॉर्ड बनाया गया है। क्या खास रिकॉर्ड है, आइए जान लेते हैं। तो भारत के जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने पोडियम फिनिश किया। पोडियम फिनिश किया भारत के सभी प्रतिभागियों ने, है ना। अब पोडियम फिनिश क्या होता है कि भारत के जितने भी खिलाड़ी थे, कितने खिलाड़ी थे, 20 खिलाड़ी थे, सभी ने कोई ना कोई मेडल जीता। खिलाड़ी थे, प्लेयर थे, सभी ने कोई ना कोई मेडल जीता है, सभी 20 खिलाड़ियों ने। तो ये क्या कहलाता है, पोडियम फिनिश कहलाता है। आइए जानते हैं 8वां सवाल। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू करने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम या ऑप्शन डी फ्रांस। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल ने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू करने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर जो है दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए हैं, है ना। अब टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है ये जान लेते हैं। तो ये किसी भी द्विपक्षीय वार्ता को शुरू करने से पहले तय की गई नियम एवं शर्तों की रूपरेखा है। नियम एवं शर्तों की रूपरेखा है टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म एंड कंडीशन का जो है एक स्ट्रक्चर है ना। इसमें शामिल कौन कौन से मंत्री हुए, शामिल कौन कौन से मंत्री हुए? तो भारत से पीयूष गोयल और इजराइल से नीर बरकत जो है इजराइल से शामिल रहे। इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों ने टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया। कहाँ किया है? तेल अवीव में। तेल अवीव जो कि भारत इजराइल की राजधानी मानता है ना। बाकी इजराइल क्या मानता है? गाजा पट्टी को अपनी राजधानी मानता है। तो ये मान्यता देने और न देने की बात है। तो तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी और गाजा पट्टी भी अपनी इसको राजधानी मानता है इजराइल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए राइट टू सीट यानी बैठने के अधिकार को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आइए राइट टू सीट के बारे में जानते हैं। राइट टू सीट अर्थात बैठने का अधिकार जो है तमिलनाडु और केरल के बाद लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, है ना। अब ये लाया क्यों गया है? लगातार 8 से 10 घंटे काम करने से संबंधित प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को वेरिकोज वेंस जो कि नसों में तनाव संबंधी एक समस्या है की अधिकतम शिकायत देखी गई थी, है ना। और इस समस्या को दूर करने के लिए जो है राइट टू सीट मतलब आपको दिन में थोड़े थोड़े समय अंतराल में बैठने के लिए दिया जाएगा, है ना, अनुमति दिया जाएगा। अब इस पर जुर्माना है, यदि उल्लंघन किया गया तो जुर्माना है। क्या जुर्माना है? पहली बार उल्लंघन पर 2000 रुपये का जुर्माना है, दूसरी बार उल्लंघन पर 10,000 का जुर्माना है और तीसरी बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने का जुर्माना है ना। अब भाई ये एक्ट आ गया तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड भी तो रहा होगा। किसी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आधार के बिना ये एक्ट तो लाया नहीं जा सकता, है ना। तो संवैधानिक आधार क्या थी?
जिसका उपयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक्ट लाया, यूपी गवर्नमेंट ने। तो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ये रहा है कि अनुच्छेद 21 कहता है गरिमापूर्ण जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार, अर्थात आपको गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। और ये बात और इसका निर्धारण कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, संबंधित राज्य लेगा, है ना, कि आपको गरिमापूर्ण जीवन वह प्रदान करे। और अच्छे गरिमापूर्ण जीवन और स्वास्थ्य मतलब आपको वेरिकोज वेन जैसे समस्या ना हो। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, अर्थात आपके काम करने के लिए एक मानवोचित दशा हो, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, एक अच्छा वातावरण हो जिसमें आप उठ सके, बैठ सकें, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो। इस बात का निर्धारण जो है राज्य को करना है, और इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी राज्य द्वारा किया जाएगा। आइए आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई बिरसा 101 क्या है? ऑप्शन ए कैंसर के इलाज के लिए नई दवा, ऑप्शन बी टीबी के इलाज के लिए नैदानिक किट, ऑप्शन सी मलेरिया के लिए नई वैक्सीन, या ऑप्शन डी सिकल सेल रोग के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिकल सेल रोग के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी, है ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं, बिरसा 101 के बारे में। बिरसा 101 के बारे में, सीजीपीएससी मेंस में पेपर 4 के भाग 2 और पेपर 7 के भाग 1 और 2 के लिए यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसका आंसर आपको पीडीएफ में मैं दूंगा। कब दूंगा? कल दूंगा। कहाँ दूंगा? पिकासो पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, ठीक है। आइए जानते हैं बिरसा 101 के बारे में। बिरसा 101 जो है सिकल सेल के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी है, अर्थात इसके इलाज के लिए जीन का उपयोग जो है किया जाएगा। नामकरण इसका कैसे किया गया है? भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर इसका नामकरण जो है बिरसा 101 किया गया है ना। उद्देश्य क्या है इस क्या बोलना चाहिए कि इस पहल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत को सिकल सेल मुक्त राष्ट्र बनाना। भारत को सिकल सेल मुक्त राष्ट्र बनाना, ठीक है। विकास किसने किया है? इसका डेवलपमेंट किसने किया है? CSIR IGIB ने इसको विकसित किया है। अब विकसित तो कर लिया, लेकिन बाजार तक कौन लेके जाएगा? बाजार तक लेके जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब CSIR क्या है? CSIR IGIB क्या है? एक सरकारी संस्था है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है? एक प्राइवेट संस्था है ना। बना ये रही है, बाजार में बेच ये रही है। तो मॉडल क्या हो गया? पब्लिक प्राइवेट मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल हो गया। अब इसके अंदर यूज हुए, इसमें जो यूज हुआ है जीन, उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्रिस्पर CAS9 एंजाइम का उपयोग जो है किया गया है। अब ये क्या है? ये एक प्रकार का एंजाइम है जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह कार्य करता है। अर्थात मॉलिक्यूलर कैंची की तरह कार्य करता है। अब ट्विस्ट ये है, कैंची की तरह क्या काम करेगा तो कैसे ठीक करेगा? चूंकि सिकल सेल में आप लोगों को पता ही होगा कि सिकल सेल एक प्रकार का आनुवांशिक जीन से होने वाला रक्त विकार है, ठीक है। और इस विकार में जो है HBB जीन में जो है उत्परिवर्तन हो जाता है ना।
और इस उत्परिवर्तन से क्या होता है कि जो इसमें हीमोग्लोबिन एस बनता है, हीमोग्लोबिन एस बनता है, वो आरबीसी को कठोर और हंसिए के आकार का बना देता है। हाँ, हंसिए के आकार का हो जाता है। अब हंसिए के आकार का हो जाएगा तो ये क्या है कि नसों में आपके रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करेगा, और इस हंसिए के आकार के जो है रक्त कण को काटने के लिए जो है ये मॉलिक्यूलर सीजर, ये जीन जो है काम करेगा। क्या जीन काम करेगा? क्रिस्पर Cas9 जो है मॉलिक्यूलर कैंची की तरह इस काम करेगा और इसको काट देगा, और ब्लड फ्लो जो है एकदम निर्बाध रूप से होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। ब्लड फ्लो का रिलेशन क्या है? ब्लड फ्लो जब तक होगा नहीं तो ऑक्सीजन हमारे दिमाग तक, हमारे दिल तक पहुंचेगा नहीं, और इससे क्या होगा? हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये जो तकनीक है, इस तकनीक के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किसको मिला है? जेनिफर डॉर्डन और इमैनुअल चारपेंटर को 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, और छत्तीसगढ़ के लिए भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। क्यों है कि ये जो सिकल सेल वाला ये जो रोग है, ये मुख्यतः मध्य और पूर्वी भारत में फैला हुआ है। मध्य भारत में आता है अपना छत्तीसगढ़, और मध्य और पूर्वी भारत में विशेष तौर पे आदिवासी समुदायों के बीच जो है ये फैला हुआ है। इसीलिए इसका नाम जो है भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा 101 रखा गया है। और आदिवासी समुदायों में ये रोग फैलने से उनकी संख्या में जो है कमी हो जाएगी। जैसे आप लोग जानते हो कि बैगा समुदाय के जनसंख्या में लगातार कमी हो रही है, ये सब रोगों के कारण जो है कमी हो रही है। इसका महत्व क्या रहेगा भाई? इसका महत्व जो है कि सिकल सेल और एनीमिया उन्मूलन के लिए जो हो सकता है ना, राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। लक्ष्य इसमें कहाँ 2023 से 2047 तक का रखा गया है। 2023 में शुरू हुआ था, 2047 तक जो है एनीमिया उन्मूलन का जो मिशन जो है और रखा गया है, और इसके लिए यह कारगर सिद्ध हो सकती है। क्या कारगर सिद्ध हो सकती है? बिरसा 101 सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा अब भाई सिकल सेल में हंसियाकार हो जाता है तो पूरा जो खून को जो है निकाल के रिप्लेस करना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? बोन मेरो ट्रांसप्लांट, जो जहाँ से मतलब रक्त बनता है बोन मेरो में। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट एक महंगा इलाज है ना, महंगा इलाज है, और इसका जो है विकल्प के रूप में बिरसा 101 एक कारगर उपाय हो सकता है ना। बोन मेरो ट्रांसप्लांट बहुत महंगा होता है और इसका विकल्प क्या हो सकता है? बिरसा 101 जीन थेरेपी, है ना। और जीन थेरेपी हो जाने से क्या होगा कि जेनेटिकली ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो अगले आने वाली पीढ़ी को भी ये रोग नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो संबंधित पीडीएफ है आपको कैसे मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद।